गाड़ी से उतरकर काजल ने स्टेशन पर इधर-उधर नजर दौड़ाई, पर दूर तक कोई परिचित न दिखा। क्या इतनी अजनबी हो गई है उसकी जिंदगी? काजल ने मन ही मन सोचा, फिर गुजरे समय के बारे में सोचने लगी। वह विचार करने लगी कि वह तब खुश थी या अब। ऐसे ही सोचते सोचते बढ़ी जा रही थी कि तभी रिक्शे वाले की आवाज ने तंद्रा भंग कर दी। कहाँ जाना है मैडम जी? उसने चौंकते हुए पूछा। वसंत विहार चलोगे? कहने के साथ ही रिक्शे वाले के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने अपना सामान रिक्शा में रख दिया। रिक्शा चल पड़ा और उसी के साथ चल पड़ी उसकी यादें। 3 बहनों में सबसे बड़ी थी वह। रूप लावण्य में भी सबसे 21। छरहरा बदन, गोरा रंग, लंबे काले बाल और तीखे नाक नक्श। अधिक पढ़ी लिखी न होते हुए भी निरंतर आगे बढ़ने की लालसा वाली। तेजी से बढ़ती जा रही तीनों बहनों को देख देख कर पिताजी हर समय परेशान से रहते। कैसे हो पाएगी 3-3 लड़कियों की शादी? माँ समझाती, क्यों चिंता करते हो जी? देखना, हमारी लड़कियों को कोई यूं ही ले जाएगा, बिना किसी दान दहेज के। जानती हो, बिना दान दहेज के कैसे रिश्ते मिलते हैं? या तो लड़के में कोई खोट होता है या घर परिवार में कोई दाग। एक दिन पिताजी दफ्तर से लौटे तो अति प्रसन्न दिखाई दिए। आते ही बोले, काजल की माँ, तुम ठीक ही कहती थी। आज मुझे अपनी काजल के लिए लड़का मिल गया। दान दहेज की बिल्कुल भी मांग नहीं। हाँ, लेकिन लड़के की पहली पत्नी को गुजरे हुए 2 वर्ष हुआ है। लड़का बैंक में मैनेजर है। फिर तो उसके 2-3, नहीं नहीं, बच्चा कोई नहीं है। माँ द्वारा शंका प्रकट करने से पहले ही पिताजी ने भांप लिया। बड़ी सुखी रहेगी हमारी काजल। शादी की तैयारियां होने लगी और हर लड़की की तरह काजल भी सुनहरे भविष्य के सपने संजोए पिया के घर आ गई। ससुराल में सबका भरपूर प्यार मिला। हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। ससुराल वालों की सहमति लेकर काजल ने आगे की पढ़ाई जारी रखी थी। ना जाने कब फुर्र से 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर बुलाया गया। पता चला कि वह माँ बनने वाली है। सुनकर वह बेहद खुश हुई, पर उस समय में उसकी परीक्षाएं चल रही होंगी। कैसे जाएगी परीक्षा देने? ऐसे में सोच सोच कर ही वह शर्म से डूबी जा रही थी। परीक्षा के बाद कुछ दिनों के अंतराल से ही उसकी गोद में अदिति आ गई। एकदम गोल मटोल सुंदर सी बिटिया को देखकर वह फूली न समाती। सासू माँ भी अदिति को देखकर खुश होती तथा सारा समय अदिति का ध्यान रखती। कुछ तो काजल का स्वयं का प्रयास तथा कुछ सासू माँ का भरपूर सहयोग। उसने बीए और फिर बीएड भी कर लिया। बीएड करने के कुछ समय बाद ही नज़दीक के स्कूल में उसकी नियुक्ति हो गई। उसे वहाँ पर नौकरी मिल गई। एक दिन घर में बैठी यूं ही कुछ सोच रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही एक अजनबी पुरुष दिखाई दिया। उसने सवालिया नज़र से उसे घूरा। क्षमा करें, मेरी भतीजी आपकी कक्षा में पढ़ती है। उसने बताया कि आपने मुझे बुलाया है। क्या नाम है आपकी भतीजी का? जी, तनु। अच्छा, तो आप तनु के अंकल हैं? जी कहिए, कैसे बुलाया था? आप उसकी पढ़ाई पर ज़रा ध्यान दीजिए, वरना ऐसा ही रहा तो मैथ्स में फेल हो सकती है वह। फिर क्या किया जाए मैडम? आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं क्या? उसके भाव को पढ़ते हुए वह बोला। अपने मनोभाव को छुपाते हुए वह बोली, देख लीजिए, शाम को समय निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कल से ही तनु आ जाएगी। तनु को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते 4-5 ट्यूशन और मिल गए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसी के साथ उसकी भावनाओं में भी तेजी के साथ परिवर्तन होने लगा। अब वह अपने पति विकास पर समय समय पर दबाव डालने लगी कि वह अपने माँ बाप से अलग कहीं अन्य जगह रहे।
कभी कभी इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी हो जाता। घर में कलह की स्थिति बन चुकी थी। अंततः विकास के माँ बाप ने ही विकास को समझाकर बहू की इच्छा अनुसार अलग रहने का प्रबंध कर दिया। काजल का रुझान पैसों की ओर बढ़ता ही जा रहा था। शुरू से ही घर में पैसों का अभाव देखा था, इसीलिए पैसों से सारी खुशियां खरीदने का दम भरने लगी। अब वह घर भी कभी कभी देर से आने लगी, जो दाम्पत्य में कलह का कारण बनने लगा। धीरे धीरे पास पड़ोस में भी कानाफूसी होने लगी। एक दिन काजल ने जैसे ही घर में घुसी, अदिति की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। काजल को आया देख विकास तेज स्वर में गुस्से से चिल्लाया, आ गई गुलछड़े उड़ाकर। बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है, कुछ इसकी भी चिंता है। मालती तो थी घर में ना, काजल ने कहा और अदिति को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मालती आज आई नहीं है, तुम्हें कुछ पता भी रहता है? विकास ने उसी तेजी आवाज में कहा तो वह सहम गई। एक झटके के साथ रिक्शा रुका और उसी के साथ काजल भी वर्तमान में आ गई। शायद कोई बच्चा सामने आ गया था। देख के सड़क पार नहीं कर सकते, अभी कुछ हो जाता तो सब हमें ही मारते। रिक्शे वाले का बड़बड़ाना जारी था। अरे अब छोड़ो भी, घर पहुंचने की जल्दी में काजल ने कहा, अभी तो आधी दूर ही तय हुई है, इतना ही और चलना पड़ेगा। काजल के सामने से गुजरते हुए यादों की रील फिर से चल पड़ी। उस दिन के बाद काजल का देर से घर आने का सिलसिला बढ़ता ही गया। विकास जितना ही उसे भरा बुरा विकास जितना ही उसे बुरा भला कहता, उसे जलील करता, उतनी ही अधिक विद्रोह की भावना उसके अंदर प्रबल होने लगी। उसके घर में घुसते ही कलह शुरू हो जाते तथा विकास के विष बुझे शब्द झेलने को मजबूर वह बिस्तर पर लेट फफक फफक कर रो पड़ती। अदिति अब बड़ी हो रही थी। उसका नाम भी काजल ने अपने पास के स्कूल में लिखा दिया। कई बार सोचा कि नौकरी छोड़कर अपनी घर गृहस्थी को संभाले, पर हर बार घर की आर्थिक स्थिति को देख नौकरी छोड़ने का विचार बदलना पड़ा। पर विकास का दिनों दिन आक्रामक और शकी होता जा रहा व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ देता। एक दिन तो हद ही हो गई। वो बाहर से आकर अपने कमरे में कदम रखने ही वाली थी कि विकास की बातें सुनकर ठिठक गई। विकास अदिति से बड़े प्यार से पूछ रहा था, हाँ तो बेटा बताओ, कौन कौन से अंकल आते हैं तुम्हारी मम्मी से मिलने जब मैं घर में नहीं होता हूँ तो? अदिति बेचारी इन बातों को क्या समझे। वह पापा की बातों का मतलब समझे बिना जितने भी अभिभावक दिन भर में काजल के पास आए थे उनके नाम गिनाने लगती। वर्मा अंकल, मेहता अंकल, श्रेया के पापा। बस करो, बच्ची से क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो ना। घायल शेरनी सी वह दहाड़ उठी। मन की कोमल भाव जाने कहाँ तिरोहित हो उठे। हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, अपनी पुरुष जाति का एहसास कराते हुए विकास बोला। उस रात नींद ना आने के कारण सिर भारी हो गया। सुबह बिस्तर से भी ना उठ सकी, इसी कारण स्कूल भी ना जा सकी। सोचा 2-4 दिन की छुट्टी ले ले, घर पर रहेगी तो शायद कुछ शांति रहे। लेकिन एक दिन तो कांटे नहीं कटा, 2-4 दिन कैसे कटेंगे। यही सोचकर वह दूसरे ही दिन स्कूल पहुंच गई। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल से आमना सामना हो गया। अरे काजल मैडम, कल क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी सर, तबीयत ही खराब हो गई थी, इसीलिए। अरे मैडम, तबीयत ठीक रखिए, कहते हुए वे अपने कैबिन में चले गए। उसने राहत की सांस ली। शाम को घर जाते समय रास्ते में ही डॉक्टर नूपुर के क्लिनिक के सामने उसने सोचा कि वह चेकअप कराती चले। क्लिनिक में ज़्यादा भीड़ न थी। 1-2 मरीज देखने के बाद ही डॉक्टर नूपुर ने उसे बुला लिया। कहिए काजल जी, तबीयत तो ठीक है, कैसे आना हुआ?
तबीयत ही कुछ गड़बड़ है, इसलिए सोचा कि ये तो आपने अच्छा किया। लापरवाही करने से तबीयत और बिगड़ती है, डॉक्टर नूपुर बोली। चेकअप के बाद डॉक्टर नूपुर ने जो बताया उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बधाई हो, आप फिर से माँ बनने वाली हैं। क्या? क्या डॉक्टर नूपुर, यह क्या कह रही हैं आप? वही जो चेकअप के बाद पाया। और फिर अब तो आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है, अदिति भी तो कई वर्ष की हो गई है। अब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? घर पहुंचकर वह चुप ही रही। रात को जब विकास को बताया तो विकास के तेवर देख वह सकते में आ गई। वह सोच रही थी कि विकास एकदम से खुश हो उठेंगे, पर विकास ने जो कहा सुनकर लगा जैसे किसी ने पिघला शीशा उसके कानों में भर दिया हो। मेरा तो नहीं है, किसका पाप है ये? कहा था विकास ने। अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ उसे। क्या एक पति अपनी पत्नी पर इस सीमा तक अविश्वास कर सकता है? इतना बड़ा लांछन, इतनी सोच इनकी गिरी हुई हो सकती है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। छी, नफरत हो आई उसे विकास से। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने दामन पर उछाले कीचड़ को नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? भावावेश और क्रोधवश वह रो पड़ी। सच कह रहा हूँ। सच कितना कड़वा होता है ना काजल मैडम। विकास ने व्यंग से ताना कसा। लानत है ऐसे पति पर और ऐसे पत्नी धर्म पर। वह तो इस घर की सुख सुविधाओं के लिए तिल तिल कर जलती रही, उसका ये परिणाम मिला। चरित्र पर उंगली उठाने वाला कोई और नहीं, अपना पति ही है, जो अग्नि के 7 फेरे लेकर उसे अपनी पत्नी बनाकर लाया था, अर्धांगिनी बनाकर लाया था। छी, ऐसे पति पर उसे शर्म सी आने लगी। बहुत सह लिया, यह भी सह गई तो जीवन दूभर हो जाएगा। नहीं, अब नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। नफरत हो गई है इस पति से अब। और उसी भावावेश में उसने वह कठोर फैसला ले डाला। अदिति को हॉस्टल में डालने के बाद उसने तलाक के लिए केस दायर कर दिया, जानते बूझते हुए भी कि पुरुष प्रधान इस समाज में वह राह भी इतनी आसान नहीं। उस राह में भी अनेक व्यवहारिक परिस्थितियों का सामना उसे करना ही पड़ेगा। इतने बड़े घर की सूनी दीवारों के बीच एकाकीपन और सामाजिक परंपराओं के शूल उसे छलनी करेंगे। पर कदम कदम पर पीने पड़ रहे अपमान के घूंटों की तुलना में ये सब उसे तुच्छ लगे। खुले आसमान के नीचे उसने अपने को आजाद पंछी सा महसूस किया, जो उड़ सकता है कितनी भी ऊंचाई तक और कहीं भी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और हाँ, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जयराम जी को गुजरे 1 बरस बीत चुके थे। उनकी पत्नी रमा जी उनके बगैर अभी तक शोकाकुल रहती थी और उनकी दोनों बहुएं समझाती कि पापा जी तो चले गए, आप अपने बेटा बेटी के बच्चों को देखिए और खुश रहिए। सब आपके बगिया के पुष्प हैं जिन्हें आपने और पापा जी ने पल्लवित पुष्पित किया है। लेकिन रमा जी की उदासी रहा करती। दोनों बहुएं उद्विग्न रहती कि 70 साल की हो गई हैं और अच्छा खासा वैवाहिक जीवन भी जी चुकी हैं, तो इस पर क्या दुख मनाना। घर में भी मनहूसियत किए रहती हैं। अपना काम कर देती दोनों। बड़ी का नाम मेघा और छोटी बहू का नाम रीना समय पर सास का सारा काम करती थी, परंतु एक रहस्य से सशंकित थी दोनों। सास के कमरे में गोदरेज का 4 अलमीरा था, जिसमें से 3 अलमारी दोनों बेटा और एक बेटी को बांट चुकी थी। एकमात्र अलमारी को अपने आधिपत्य में रखी थी और अपने औलादों से कह रखा था, मेरे मरने के बाद ही इसमें जो भी जेवर है या अनमोल चीजें हैं
वो सब आपस में बांट लेना तुम लोग। इसलिए ऐसा कहती कि उस अलमारी में जंग लगी थी और कहीं-कहीं उसके ऊपरी परत बेरंग हो गए थे। बेटे कहते कि इसको मरम्मत करा लो, लेकिन वो डपट देती, खबरदार किसी ने मेरी अलमारी को छुआ तो। क्या था उसमें ये सब जानना चाहते थे, पर अपनी माता जी के कठोर वाणी उन्हें रोक देती थी। रमा जी नित दिन दोपहर को आधे घंटे के लिए बंद कर लेती और अलमारी में रखे चीजों को उलट पलट करती, फिर अलमारी बंद कर देती और चाबी को अपने कमर में खोस लेती। यही रोज दिन का काम था, जिससे दोनों बहुएं खार खाती कि ना जाने बुढ़िया इस अलमारी में कुबेर का खजाना रखी है या पाप की गठरी। दोनों के मन में अपनी सास का यह रहस्य और संदेह पैदा करता। क्या है भाई, रोज खोले बंद करे, वो भी सबसे छिपा कर खोलना। दोनों अपने अपने पतियों को उकसाती, जाओ ना अपनी माँ से कहो कि अलमारी का रंग रोगन करा ले, देखने में भद्दा लगता है। यदि हमारे घर बाहर का आदमी आता है तो क्या सोचेगा? कितना बड़ा घर है, पैसे वाले हैं हम, और इतना खराब स्थिति में अलमारी है। दोनों अपनी अपनी पत्नी को डपट देते, वो मेरी माँ है, तुम लोग अपने हद में रहो, चाहे उसमें ईंट पत्थर हो क्यों ना रखा हो, माँ की मर्जी के बिना अलमारी का रिनोवेशन नहीं होगा। तुम दोनों क्यों बेचैन हो? माँ का सामान है, इसलिए माँ जाने। अच्छा खासा गहना गुड़िया है तुम दोनों के पास। दोनों का मन में शक का बीजारोपण हो चुका था और दोनों फिराक में थी कि कब उनके हाथ उनकी चाबी आए और वो अलमारी को सर्च करे। लेकिन रमा जी अपने कमर में खोसे रहती थी। एक दिन दोनों बहुएं सास के रूम में खाना खाने को पूछने के लिए जाती हैं। सुबह से उनकी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। पता नहीं क्या बात है, अभी तक माँ अपने कक्ष से नहीं निकली और सुबह के 10 बज रहे थे। दोनों बेटे ऑफिस जा चुके थे, बच्चे स्कूल। इसलिए सास के पास जाकर देखने हेतु कमरे का किवाड़ खटखटाया। कोई उत्तर नहीं मिला। काफी देर तक दरवाजा पीटा गया, पर रमा जी दरवाजा नहीं खोलती हैं। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों अपने पति को फोन करती हैं। दोनों जल्दी से आते हैं। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पलंग पर रमा जी का आधा शरीर था और आधा नीचे जमीन की ओर लटका था। भय से आक्रांत बेटों ने माँ के शरीर को छुआ। वो इस दुनिया से जा चुकी थी। लगता है आधी रात को ही मौत हो गई थी। अचरज की बात ये कि वो रहस्यमय अलमारी के दोनों पार्ट खुले थे। शायद उसे माँ ने रात में खोला होगा। घर में कोहराम मच गया और उनका मृत शरीर बाहर बैठक में रखा गया। अपनी बहन को भाइयों ने खबर दी। तुरंत ऋचा आनन फानन में माँ का सुनकर बदहवास दौड़ी आई। रमा जी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उस अलमारी का किसी को ध्यान ही नहीं था, सिवाय दोनों बहुओं के। काम क्रिया और श्राद्ध के बाद 3 भाई बहन व मेघा और रीना के समक्ष बड़े भाई ने अलमारी को खोला। खोल कर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी अलमारी खाली थी, कुछ नहीं था उसमें। अरे भैया, आप इसका लॉकर खोलिए ना। हाँ हाँ खोलता हूँ। लॉकर खोलने पर सबने देखा उसमें 4 लाल रंग की पोटली थी। एक पोटली बाकी से दुगनी बड़ी थी। 3 पोटली में दोनों बहू और बहन के नाम लिखे गए थे। सबसे बड़ी पोटली में चाची रमा जी की देवरानी का नाम था। साथ में एक चिट्ठी थी जिसे बड़े बेटे के नाम से लिखी गई थी। मेरे मरने के बाद बड़ी पोटली को सुभद्रा के हवाले कर दिया जाए। ये जेवर मेरी सास का है, जिसे मैंने उनसे संभाल कर रखने के बहाने हथिया लिया था। मेरी सास जीते जी गहनों का बांटना चाहती थी, लेकिन मैं लालच में आकर नहीं दे पाई। सास कलप कर इस दुनिया से चली गई। जाते जाते मुझे श्राप दे गई कि तू कभी खुश नहीं रहेगी। सास तो चली गई, जाते जाते मेरे जीवन को ग्रहण लगा गई। तुम्हारे पापा देवता थे, उन्हें मेरा पाप का आभास नहीं था, ना वाकिफ थे वे। आज तक मैं इस पाप की गठरी के साथ जी रही थी, इसलिए अलमारी को तुम सबको देखने नहीं देती थी। तुम सब मेरे इस कृत्य को क्षमा कर देना और अपनी चाची को उनका हक लौटा देना। शायद भगवान मुझे माफ कर दे। चिट्ठी पढ़कर सबकी आंखें नम हो गई थी। काश माँ जीवित रहते बता जाती
तो उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता और आज हमारे साथ होती। चाची को बुलाकर उनका गहना लौटा दिया गया। चाची को रमा जी की चिट्ठी भी पढ़ाई गई। पढ़कर वो स्तब्ध खड़ी रह गई। इतनी बड़ी बात को उसकी जेठानी जी ने छुपा कर रखा था। अब वो नहीं है तो उजागर हो चुका है। अपने गुनाह को मानकर उसकी अमानत भी लौटा दिया है जेठानी के बच्चों ने। वो भी अपनी माँ के पाप को पुण्य में बदलकर चाहते तो चाची के गहने रख सकते थे, लेकिन अपनी माँ के सम्मान के लिए उन्होंने ऐसा किया था ताकि रमा जी की आत्मा को चैन मिले। सबके मन में जो मलाल था, उस अलमारी में ऐसा क्या था जिसे रमा जी ने किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा था, अब पश्चाताप में बदल चुका है। दोनों बहुओं के मन में सास के प्रति कड़वाहट खत्म हो चुकी है। उन्होंने जीते जी अपने पाप की गठरी को छुपाया था, इसलिए किसी के सामने अलमारी को खोला जाना साझा नहीं करती थी। उन्होंने अपनी गलती मानकर अपने बच्चों को ये सबक दिया कि बेईमानी करना पाप है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।